नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप कंटिन्यू करके देख के फिर भी वो वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़िलहाल प्लेलिस्ट को एक से फॉलो करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका बेसिक ज़रूर मजबूत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये चैप्टर 3 है जिसमें लिखा है तंतु से लेकर वस्त्र तक। चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से आता है, यानी हमने साइंस की शुरुआत की थी भोजन। तो उसके अलावा हमने पढ़ा चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के कितने घटक होते हैं। तो इसीलिए हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम अपने एक्चुअली में हम देखें तो अपने शरीर से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि प्राइमरी नीड हमें भोजन है, तो उसका हमने सोर्स पढ़ा। ये यहाँ हम एक बेसिक बुनियाद, एक तरीके से कह लीजिए फंडामेंटल को अपने मजबूत कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, हमारे लिए यूजफुल किस हिसाब से है, उसको पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने मतलब शरीर के जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है उसको ढकने के लिए हम यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसका सबसे यूनिट पार्ट, मतलब बेसिक से लेके और उसका एक्सपेंशन जहाँ तक है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका हमें उद्देश्य, यानी कि उसकी हमें ज़रूरत को ज़रूर हमें जान लेना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ है। तो जैसे कि हम इसको पढ़ने वाले हैं तो इसको हमें मेनली हमें यूपीएससी, पीएससी यानी यूपी पीसीएस, एसएससी और रेलवे, यानी कि इन एसएससी रेलवे के लिए तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ इनके लिए हमें बेसिकली पढ़ना ही पड़ेगा, या किसी भी और खासकर अधिकारी रैंक के प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ एक बच्चों जैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इतनी ज़रूरत ना होती तो हम क्लास 6 से पढ़ना शुरू ना करते। तो हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, और हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है, पहले शुरू करते हैं कि 2 बच्चे हैं, पहेली और बूझो। ठीक है, उन्होंने स्कूल में आयोजित जो साइंस की क्वेश्चन आंसर प्रतियोगिता थी उसमें फर्स्ट अवार्ड जीता, और फिर दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। तो कुल मिला के इस स्टोरी में ये दिया गया है कि कुछ बच्चे थे, जैसे 2 बच्चे थे, उन्होंने अवार्ड जीता। तो अवार्ड जीतने के बाद उनके पास कुछ पैसे मिले, तो वो मार्केट गए, वहाँ से उन्होंने देखा कि मैं अपने मम्मी पापा यानी मदर फादर के लिए कुछ सामान लूँ। तो उन्होंने दुकान में देखा कि पहले तो सोचा क्या लें, फिर कपड़े वगैरह, कपड़े में क्या लें, पिताजी के लिए धोती या साड़ी, सॉरी पिताजी के लिए कुर्ता और मम्मी के लिए साड़ी धोती लें। तो ऐसे वो गए, तो वहाँ पे उन्होंने दुकानदार से पूछा कि कपड़े कैसे हैं। तो दुकानदार ने बताया कि बस कुछ तो सूती के बने हैं, कुछ तो कृत्रिम है यानी आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो फाइनली वो एक मफलर और एक सूती साड़ी खरीद कर चले आए। तो इसीलिए इसकी हमें यहाँ से शुरुआत हो गई कि अब हमें क्वेश्चन में आया कि ये सूती कपड़े क्या होते हैं, कृत्रिम क्या होते हैं, या इसके अन्य पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये, और बेसिकली अगर हमें नहीं पता है तो उस यहाँ पे हमें एक चीज़ का पता भी चलेगा कि आखिर ये चीज़ होते कैसे हैं और इनका सोर्स क्या है। बेसिकली हम जानेंगे इनका ये बनते कहाँ हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने जा रहे हैं जैसे कि दुकान में जैसे तौलिए, झाड़न, ये दुनियादारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेज पोस। तो फिलहाल के लिए ये हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है यहाँ पे कि जैसे सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट। तो इन टाइप के वस्त्र जो होते हैं इन ये बनते कैसे हैं, इनको हमें पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने आसपास के कपड़े कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद उन सबको छू छू के देखिए, यानी स्पर्श करके देखिए कि वो किसके बने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर की या दर्जी से उसकी हेल्प ले सकते हैं, माँ बाप से उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम आते हैं कि सूती कपड़े, जैसे कि यहाँ पे है कि सूती कपड़े का एक टुकड़ा चुनना है और अपने क्रियाकलाप जो उसमें लेबल लगाया था, जैसे मान लीजिए ये कई सारे हमने कपड़े खरीदे, इसमें कपड़े खरीदे, कोई सूती है, कोई कॉटन है, मीन्स कोई सूती है, कोई संश्लिष्ट है, कोई ऊनी है, कोई रेयान का है, ऐसे ये इस पर हमने लेबल लगा दिया। उसके बाद लेबल लगाने के बाद उसमें हम देखते हैं कि एक सूती का एक टुकड़ा हमने ले लिया, ये टुकड़ा हमने ले लिया, तो उसमें कोई एक छोटा सा धागा देखते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि आइए कि इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा अगर मतलब दिख रहा हो तो उसको ढूंढने का प्रयास करना है और उसे बाहर खींचना है, ऐसे जिस टाइप में ये है। फिर इस कहानी में यही बताया गया है कि आप उसको, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी आई है तंतु।
तो तंतु बेसिकली वो चीज़ होती है, यानी कि ये कपड़े से संबंधित है। कपड़े के धागे के अंदर जो आप देखते हैं उसका और सबसे सूक्ष्मतम पार्ट, यानी एक यूनिट पार्ट, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए ये धागा आपने खींचा, फिर इसको आप सुई में पिरोने की कोशिश कीजिए तो कई बार देखेंगे कि उसमें भी कई लड़ियाँ निकल आती हैं। तो उन जो लड़ियों में से एक लड़ी को हम तंतु कहते हैं, जिसका चैप्टर का नाम ही है तंतु से वस्त्र तक। तो इसका मतलब होता है कि हम एक छोटे से पार्ट से लेकर और एक पूरे इस वस्त्र तक का सफ़र इस चैप्टर में तय करने वाले हैं। तो वही यहाँ पे तंतु की बात की गई है कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और मेज़ पर रखिए, फिर एक सिरे पर अंगूठे से दबाइए, दूसरे सिरे से इसकी लंबाई के अनुदिश यानी इसको फैलाने यानी स्ट्रेन यानी तनाव लाने की कोशिश कीजिए, लंबा करने की कोशिश कीजिए ऐसे। उसके बाद फिर ये देखिए जब ये तनाव लाएंगे उसके बाद आप नाखून से खरोचिए इसको। खरोचने के बाद देखते हैं कि इसमें एक दो पार्ट और निकल आते हैं। तो इन्हीं में से जो एक पार्ट है वही तंतु है जो कि हमने आपको अभी बताया। फिर यहाँ पे तंतु के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। यानी वस्त्र कैसे बनते हैं? तागे यानी धागों से मिलकर बनते हैं और तागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये इसका एक मतलब सीरीज है कि तंतु, तागा यानी धागा, या फिर उसके बाद वस्त्र, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं बेसिकली, अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे कुछ वस्त्र जैसे सूती हैं, जूट है, रेशमी है, ऊनी है, फिर ठीक है, ये सब प्लांट बेस्ड होते हैं, पादपों से आते हैं, सूती, जूट, रेशमी। उसके अलावा कुछ जंतुओं से भी आते हैं और इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे प्लांट और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो वस्त्र होते हैं उन्हें हम नेचुरल कहते हैं। उसके अलावा रुई है, जूट है, ये रुई जूट, ये पटसन जिसे कहते हैं पटसन, ये प्लांट से बेसिकली मिलते हैं, हमें पौधों से मिलते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। और ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। तो ऊन किससे मिलती है? भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है, यानी उसको काट कर मीन्स उसको निकाला जाता है, ऊपर के उनके ऊन निकाले जाते हैं। खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद रेशमी तंतु की बात करें तो रेशम के कीट यानी कोकून से खींचा जाता है। फिर आप देखते हैं कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि यानी हजारों वर्ष तक वस्त्र के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, मीन्स जंतुओं और पेड़ पौधों से। फिर लेकिन पिछले 100 वर्षों में कुछ ऐसे केमिकल यानी रासायनिक पदार्थों का मतलब यूज होना शुरू हुआ जिसका सोर्स प्लांट और जंतु नहीं थे। ये फिर उन तंतुओं से इनका निर्माण किया जाने लगा। फिर इन्हें क्या कहने लगे हम? संश्लिष्ट यानी आर्टिफिशियली जो बनते हैं वो तंतु कहने लगे। जैसे कि एग्जांपल है पॉलिस्टर और नायलॉन। उसके अलावा एक्रिलिक का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखे होंगे कि आई थिंक आगे हम देखते हैं जो कि एक जैकेट वगैरह शायद आती है, जैकेट जो ठंडियों में आती है, चमड़े की टाइप की लगती है, वो भी एक संश्लिष्ट ही है। चलिए देखते हैं हम आगे। फिर उसमें बताएं कि प्लांट बेस्ड जैसे रुई है, रुई कहाँ से आती है? तो रुई के लिए जैसे आपने कभी तेल लैंप जैसे लालटेन वगैरह जलाई हो, या रुई जो गद्दे रजाइयों में होती है तो उसमें से निकालिए और उसको अलग कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके किनारों को ध्यान से देखिए। तो आपने अलग करने के बाद ध्यान से देखा तो उसमें कई लड़ियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि कपास भी कई तंतुओं से बनी होती है और कपास से ही रुई मिलती है। अब ये रुई कहाँ से आती है? तो इसे खेतों में उगाया जाता है, यानी कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा क्या होती है? काली और उष्ण जलवायु। अब क्वेश्चन आपके लिए ये पुट होता है कि आप कमेंट में आंसर दें कि काली मिट्टी कहाँ है, बेसिकली काली मिट्टी किधर पाई जाती है, और काली मिट्टी में किस चीज़ की ज़्यादा मतलब कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं। फिर हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, ऑब्वियस सी बात है की जाती है। कपास पादप के फल यानी जिसे गोलक कपास कहते हैं, लगभग नींबू के साइज के होते हैं और पूर्ण जब परिपक्व यानी पक जाने यानी उसकी जो अवधि होती है, टाइम होता है पूरे हो जाने पर वो टूट कर खुल जाते हैं और कपास के तंतु से ढके बिनौल जो होते हैं, बिनौल यानी कपास के बीज को आपने अगर देखा होगा तो टूट कर नीचे गिर जाते हैं और ये उसके देख लीजिए इसकी खेती है तो ये खुल जाते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं? ओटा जाता है, यानी साधारणतः कपास के बालों को हस्तचयन द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद इनके कंकतन प्रोसेस है, कंकतन एक प्रक्रिया है, यहाँ पे आप समझिए कंकतन एक प्रक्रिया है जिससे ये अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास को ओटना कहते हैं। जैसे हम खाना खाना कहते हैं,
जैसे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, खाना जैसे खाना होता है, फिर उसके बाद कुछ भी जो भी एक प्रोसेस है, तो ये भी कपास ओटना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, बट आजकल ये कुछ मशीनें भी आ गई हैं, तो जिनसे इनका जो काम है वो सरल हो गया है। तो पहली बात तो रुई रुई हमें पता चला कि प्लांट बेस्ड होती है। दूसरा जूट, ये भी प्लांट बेस्ड का उदाहरण है। पटसन, जूट को पटसन कहते हैं। आपने गांव में अगर देखा होगा तो फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। और पटसन को क्या होता है कि ये ऐसे पेड़ होते हैं, तो इनकी पत्तियों को हटा के फिर इनको गट्ठर बना के इनको ऐसे नदी में डुबो दिया जाता है तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। उसके बाद जब इनको बाहर निकाला जाता है तो इनको पता लगता है कि ये ऊपर के ये थोड़े से हल्के सड़ने लगे हैं, ऊपर की इनकी कबर यानी खाल। फिर इनको आसानी से क्या करते हैं, इनको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद ये सब यानी इनके कवर आसानी से निकाल लिया जाता है। इनके बीच के डंठल को एक साइड और इनके कवर को एक साइड रख के कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर क्या होता है कि सभी तंतु में, जैसे ये हैं, जब ये सुखाएंगे तो तागों में परिवर्तित हो जाते हैं, धागों में। फिर ऐसा जो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे कताई वगैरह होती है, जैसे यहाँ पे है ये चरखों द्वारा ये कताई होती है, फिर आगे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कुल मिला के रॉ मटेरियल ऐसे ही मिलता है इसका। फिर सूती तागे की कताई। अब आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे बनता है कि एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे और तर्जनी उंगली से, जैसे आपने कभी अगर रुई की लाइनें बनाई हो या दीपावली पे आपने रुई के जो दीप जलाए जाते हैं उनको बनाया हो, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है कि चुटकी से भरिए और धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए और एक ऐंठते जाइए, फिर लंबा करते जाइए। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे ये बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे क्या होते हैं, इकट्ठा पास यानी सघन हो जाते हैं और तागा मजबूत यानी बन जाता है। कुल मिला के कताई एक सरल युक्ति है जो हैंड क्राफ्ट मीन्स हस्त तकुआ का उपयोग, जो कि यहाँ तकली है, किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये तकली से किया जाता है। इस प्रोसेस को हस्त तकुआ कहते हैं। और हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक अन्य युक्ति चरखा से, जो कि गांधी जी इसके बहुत महत्वपूर्ण और माने जाने उदाहरण हैं। जैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथों से कते यानी हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों यानी खादी पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, 1956। इसका ऐसा है कि ये जो खादी ग्राम उद्योग से संबंधित हमारे संविधान में इसका जो DPSP है उसमें भी उल्लेख है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सिद्धांत में इसका भी एक आर्टिकल भी है, क्योंकि ये गांधी जी का एक सपना भी था खादी एवं ग्राम उद्योग बनाना। और 1956 में गवर्नमेंट ने इसे एक पॉलिसी यानी कमीशन भी बनाया। बृहद पैमाने पर तागों की कताई के कार्य मशीनों के द्वारा अब किया जाने लगा है। इससे वस्त्र और अच्छे, हालांकि अब उसमें टेक्नोलॉजी आएगी तो थोड़ा और सुधार हो गया है। फिर हम आते हैं तागे से वस्त्र। हमने अब तक जो पढ़ा वो सूती, पटसन यानी जूट, इनकी कताई का प्रोसेस कौन से प्लांट बेस्ड हैं। हालांकि यहाँ से हमारे नॉर्मल एग्जाम में तो हो सकता है कहीं यूज हो जाए कि नहीं तो अदरवाइज ये PCS UPSC जैसे एग्जाम्स में ही एक कंसेप्ट के बेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में यूज होगा। तो तागे से वस्त्र बनाने की फिलहाल 2 विधियां हैं, एक बुनाई एक कताई। बुनाई और कताई, बुनाई और बंधाई। तो बुनाई प्रक्रिया आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों से 2 सेटों में, ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा आप समझिए कि अगर वस्त्र जो है तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। वीविंग, बुनकर जो होते हैं बुनाई, ठीक है, हाथों से करते हैं। और इसका एक कुछ एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप एक पेज लीजिए, उसको ऐसे मोड़िए, उसके बाद यहाँ पे क्या है छोटे छोटे टुकड़े, मतलब आप जैसे हाथों से कैसे बुन सकते हैं कि एक आपने पेज लिया है, ये पेज ऐसे आप मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसको और छोटे छोटे टुकड़े में करके एक ऐसे पट्टी, कागज़ की पट्टी है मान लीजिए दूसरी, उसको कलर कर लीजिए, फिर ऐसे मोड़ के इस पर छोटे छोटे टुकड़े में एक पैटर्न में आप चिपकाइए। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सब
कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे एक बुना हुआ ये लगेगा। दूसरा, आप हाथों से ये प्रक्रिया भी स्वेटर जैसे बुना जाता है, उसमें भी एक कलर के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बुनाई हो गई, बुन के किया जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जो हथकरघों द्वारा बुना जाता है, ये भी एक जो प्रक्रिया है, ये मशीनरी भी हो गई। तो विद्युत प्रचलित और हस्त प्रचलित दोनों तरीके से की जाती है। तो ऐसी वस्तुएं बुनाई द्वारा वस्तुओं, यहाँ पे आप देखिए एक बार, यानी वस्त्र जो हैं वो बुनाई और बंधाई दोनों प्रकार के तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक विशेष प्रकार की बुनाई की बात है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी इस किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे से खींच कर देखा है? तो आप ऐसा देखेंगे कि एक तागा आप खींचते हैं तो खींचता चला जाता है। ये भी एक पैटर्न है। यहाँ पे एक पहेली जानना चाहती है, क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने, ठीक है, किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं को सामान्यतः किन कार्यों में लिया जाता है और क्या ये जूट होते हैं? तो थोड़ा हम अपने इतिहास में भी चल के देखते हैं क्या है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल के लोग किस सामग्री के वस्त्र का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क या बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं के चमड़े, समोर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि उस टाइम पे ऐसे ये सूती और ये सब कुछ नहीं थे। कृषि समुदाय में धीरे धीरे वो अपना मतलब बसना शुरू किए। कहीं जैसे जहाँ कृषि करते थे वहाँ पे पानी मिलता था, फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहरना पड़ता था कृषि की देखभाल के लिए, तो वहाँ पे ये बसना शुरू किए। लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी जो होते थे, भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। मतलब हालांकि ये जो रुई वगैरह था ये गंगा नदी और उधर मिस्र के, जो मिस्र आपने कभी सुना हो तो वहाँ पे नील नदी, इन दो क्षेत्रों में ज़्यादा ही उगती थी। तो पुराने टाइम के लोग जो रुई से बने वस्त्र पहनने लगे, यानी थोड़ा टाइम आगे आया। फिर उसके अलावा फ्लैक्स भी, ये जो फ्लैक्स दिया है एक प्लांट है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है और इससे बने वस्त्रों से के लिए जो इससे वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। जैसे अपने इंडिया में गंगा नदी और वर्ल्ड में नील नदी में की जाती थी। ठीक है, उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, इसलिए अपने शरीर के विभिन्न वस्त्रों को, मान लीजिए कि अपने शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के वस्त्रों को आच्छादित यानी कवर कर लेते थे, बांध लेते थे। और इसके अलावा सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनना शुरू किया, यानी वहीं से धीरे धीरे कपड़ों का सिलाई भी शुरू हो गई। इस आविष्कार के पश्चात क्या हुआ, सिले कपड़ों में बहुत सी मतलब विभिन्नताएं आ गई, क्योंकि आप अभी तो मशीन आ गई या लोगों के अंदर हो गया कि अब एक ऐसे सिले हैं तो दूसरा। उस टाइम में क्या है, एक कपड़े सिले फिर दूसरे सिले, फिर उसमें काफ़ी विभिन्नताएं आ गई। तो उसी से थोड़ा थोड़ा हम लोगों में, और वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित है। और ये आश्चर्यजनक बात ये होगी कि जो साड़ियाँ हैं, धोतियाँ हैं, लुंगियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं, ये बिना सिले पहनी जाती हैं और तब भी ये पहनी जाती हैं। ये आश्चर्यजनक बात होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने की वस्तुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि वस्त्र का बनने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले अगर आप एक बेसिकली लीजिए तो कपास, यानी जो अगर हम खेत में उगाते हैं, खेत में कपास अगर उगाते हैं तो उनमें क्या होता है कि गोलक, कपास गोलक को ओट कर, यानी उनका प्रोसेस होता है ओटना। ओटने से रेशे निकलते हैं, रेशे से कताई होती है, कताई से तागे निकलते हैं। अब तागे को बुनाई द्वारा और बंधाई की विधि द्वारा हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे रुई हम जान गए, वस्त्र हम जानते हैं, तंतु जो एक पता है कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई, कताई एक प्रक्रिया है वस्त्र बनाने की, बुनाई भी कताई एक प्रक्रिया है और ये बुनाई और तागा। तो यहाँ पे आप देखिए कि बुनाई एक प्रक्रिया है वस्त्र बनाने की और कताई एक प्रक्रिया है ये रुई बनाने की प्रक्रिया, यानी कि इसको कह लीजिए सूती कपड़ा बनाने की प्रक्रिया मान लीजिए। और तागा तो आप जानते हैं कि तंतु का अगला पार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उससे पहले सारांश हम पढ़ लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो क्या, वो यहाँ हमें समझ में आता है कि हमने उसको पढ़ा है, उसको ध्यान दिया है।
तो वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, ये हमने पढ़ा कि वस्त्र सामग्री जैसे भोजन में होती है वैसे वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, डिफरेंट टाइप के वस्त्र होते हैं, ये विविधता को बताते हैं। वस्त्र तागों से बने होते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाए जाते हैं, यानी वस्त्र पहले तंतु फिर धागे फिर वस्त्र। तंतु या प्राकृतिक होते हैं या फिर संश्लिष्ट होते हैं, तो प्राकृतिक में भी दो होते हैं, एक प्लांट बेस एक जंतु बेस, और संश्लिष्ट जैसे रेशम, ऊन, जूट ये प्राकृतिक हो गए, और नॉयलन, पॉलिस्टर, एक्रिल ये संश्लिष्ट हो गए। फिर रुई, जूट जैसे तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जूट यानी पटसन, रुई और जूट जैसे तंतु, ये कहाँ जूट है और रुई, तो रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, सॉरी ये प्लांट बेस्ड हैं, ठीक है। फिर तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, यानी धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। और तागा की बुनाई दो प्रकार की होती है, तागा की बुनाई दो प्रकार की होती है जिनसे वस्त्र बनता है, पहली बुनाई दूसरी बंधाई। फिर अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब ये ठीक है और ये संश्लिष्ट है, बाकी सब प्राकृतिक हैं। नीचे दिए गए कथन में यस नो को बताइए आप। तंतुओं से तागा बनता है, कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है क्योंकि ये तागा निर्माण की प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, आप ये बताइए। बिल्कुल होता है। फिर रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को राइट। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है, ये प्राप्त होती है कोकून पेड़ से, ठीक। फिर पॉलिस्टर एक प्राकृतिक है ही नहीं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी पादप से तंतु प्राप्त किए जाते हैं, आप यहाँ रुई लिख दीजिए, ऊन लिख दीजिए। जंतु वाले जो हैं यहाँ पे, सॉरी ऊन को आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे रुई लिख दीजिए, और एक आप लिख दीजिए ये जूट लिख दीजिए, यहाँ पे ऊन लिख दीजिए, रेशम लिख दीजिए। फिर हम देखते हैं कि रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इसका आंसर आप खुद दीजिए, ठीक है। फिर नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम बिल्कुल दीजिए। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को आप समझाइए। इन क्वेश्चन के आंसर आप समझ सकते हैं और खुद दीजिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ परियोजनाएं जो चल रही हैं और क्रियाकलाप गवर्नमेंट ने जो चला रखी हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट आपके। तो एक्सपेरिमेंट करना है किसी निकटवर्ती हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघे और बिजली के हथकरघे के इकाई का भ्रमण करके विभिन्न जो विधि होती हैं उन तंतुओं की बुनाई का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहीं क्षेत्र में तंतु प्राप्त करने के लिए कोई फसल उगाई जाती है या नहीं, और यदि हाँ तो इसका यानी आप देखिए कि एनसीईआरटी यानी क्लास 6 में इस तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाया गया है कि हमें बताइए ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद हमें यूपीएससी देने के लिए फिर से हमें इसको पढ़ना होता है, फिर से हमें क्लास 6 पे लौट के आना होता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इसकी रेलेवेंसी है। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है, ये फैक्ट है। भारत से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे सूती वस्त्रों और वस्तुओं की आपूर्ति यानी भारत करता है। तो ऐसा पता लगाइए आप कि वो कौन से देश थे जिसकी सहायता भारत करता है और कैसे करता है। क्या आप जानते हैं कि सूफी संत कबीर जो थे, कबीर जो थे, कबीर वो एक बुनकर थे, यानी बुनकर जिनके जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों के लिए है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी है कि यदि ये सूती है, जैसे मान लीजिए कुछ सूती होते हैं तो ये सिकुड़ते और पिघलते नहीं हैं जलने के बाद, ये डायरेक्ट जल जाते हैं। जलते तंतुओं से कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है। तो फिलहाल के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम ये चैप्टर फिनिश हुआ और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर, यानी वस्तुओं के समूह बनाना, यानी और हम देखते हैं वस्तुओं के समूह बनाना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो आप इसको अपने समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर को अगर आपके पास बुक हो तो आप 5 से 10 मिनट में एक बार रिवीजन मार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।